हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आलोक फ्रॉम जेसीएस। कैसे हैं आप सभी? इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज की क्लास में भी हम उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो बॉर्बन फैमिली का लुई 16 है, 1774 में वो फ्रांस का राजा बना। उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सारे टैक्स बर्डन थे, तो उसकी वजह से उसने जो टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज कर दिया। हमने ये देखा था कि वहाँ की फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी थे, सेकंड स्टेट में नोबल्टी थे, और थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट, फार्मर्स, आर्टिसियंस और लैंडलेस लेबर और सर्वेंट वगैरह थे। ओके, तो जब जो लुई 16 है उसने टैक्स के रेट इंक्रीज किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सारा बर्डन थर्ड स्टेट पे आ गया। अब थर्ड स्टेट में भी जो गरीब किसान थे, ओके, तो उनके साथ क्या हुआ कि जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बढ़ गए, खाने के दाम बढ़ गए, तो वो ज़्यादा स्ट्रगल करने लगे, क्योंकि उनके जो वेजेस थे या उनकी जो सैलरी थी वो तो फिक्स थी, लेकिन ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने के कारण उनके पास सेविंग्स नहीं हो रही थी और उनका एक्स्ट्रा जो पैसा था वो और लग रहा था। तो उस कारण जो गरीब थे वो और गरीब होने लगे, जो अमीर थे वो और अमीर होने लगे। मीन्स जो रिच पीपल है और जो पुअर पीपल है उनके बीच में एक गैप आ गया। आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें बेस बनी। नाउ वी सी अ न्यू टॉपिक, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages एन एंड टू प्रिविलेजेस। मीन्स फ्रांस की जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी, अब उन्होंने भी ठान लिया कि फ्रांस में जो राजा है या फर्स्ट स्टेट के क्लर्गी है उनको जन्म से जो विशेष अधिकार मिले हैं, प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले हुए हैं, अब उनको खत्म होना चाहिए, उनको हटना चाहिए। मीन्स अब उन्होंने क्या ठान लिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा कौन बनेगा? जो उसके लायक है। चलिए देखते हैं अब क्या हुआ कि पास्ट में हमने देखा कि टैक्सेस बढ़े या फिर ब्रेड के प्राइसेस बढ़े, उसके कारण जो छोटे फार्मर थे और जो वर्कर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनका आवाज़ उठाना काफ़ी नहीं था। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ा? जो वहाँ की मिडिल क्लास थी। मिडिल क्लास में कौन कौन था? जनरली मिडिल क्लास में जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जो वहाँ पर व्यापार करते थे वो आते थे। उनके अलावा कई एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग भी थे, लाइक लॉयर्स या गवर्नमेंट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल वर्क्स करते हैं वो थे। इसके अलावा कई सारे फिलोसफर भी थे। तो अब इन लोगों के माइंड में भी आने लगा कि जो ये मोनार्की सिस्टम है वो गलत है और लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। इनमें दो फिलोसफर थे, एक फिलोसफर थे जॉन लॉक और दूसरे फिलोसफर थे जीन जैक्स रूसो। ओके, नाम काफ़ी टफ है लेकिन आपको लर्न करना है, ठीक है। तो कौन कौन से फिलोसफर थे? जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रूसो। अब जो जॉन लॉक थे उन्होंने एक बुक लिखी, टू ट्रेटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी बुक लिखी? टू ट्रेटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने ये बात की कि जो मोनार्की है, मीन्स राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है, या फिर राजा जो है एक राजा सारे डिसीजन लेता है, तो उन्होंने बोला कि ये मोनार्की का एंड होना चाहिए। अब जो दूसरे फिलोसफर हैं जीन जैक्स रूसो, उन्होंने एक बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो भी गवर्नमेंट बन रही है वो कैसी होगी? वो होगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स लोग हैं और उनके द्वारा जो चुने हुए लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी बेस पे गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। अब दो फिलोसफर थे, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, इन्होंने अपनी अपनी बात रख दी। तो एक और फिलोसफर आ गए, उन्होंने बोला कि हम भी अपनी बात रखेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने एक बुक लिखी था स्पिरिट ऑफ द लॉज। कौन सी बुक लिखी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो इसमें मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर जो है तीन लोगों में डिवाइड की जाएगी, लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मीन्स गवर्नमेंट की जो पावर है वो तीन लोगों में डिवाइड की जाएगी। कौन कौन होंगे वो? द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यही जो मॉडल है ये यूएसए में यूज़ किया गया था, अमेरिका में, जब वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। अब जो ये फिलोसफर है उन्होंने अपने अपने आइडिया दिए, तो ये लोगों के दिमाग में आ गए और हर कॉफ़ी हाउस में या फिर सैलून्स में, ठीक है, हर जगह इन्हीं फिलोसफर के आइडियाज़ की बात होने लगी।
अब आपको सोर्स ए करके जो एक कॉलम दिया है इसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। ये मीन्स सोर्स है, इसी के थ्रू हमें पता चला है कि फ्रांस की उस टाइम की कंडीशन क्या रही होगी। ओके, तो इसमें एक जॉर्ज टेंटन है, उन्होंने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने बताया कि मैं एजुकेटेड हूँ, ओके, एक अच्छे कॉलेज से। उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि मैं नोबल बाय बर्थ नहीं हूँ, मीन्स जन्म से मुझे विशेष अधिकार नहीं मिले हैं, ना मुझे कोर्ट में जॉब मिली, ना मुझे चर्च में शरण दी गई। उसके बाद एक और ऑथर है, एन इंग्लिशमैन ऑर्थर यंग, ओके, उन्होंने 1787 से 1789 के बीच जो फ्रांस की जर्नी की थी उस जर्नी के बारे में बताया। उसमें उन्होंने स्लेवरी के बारे में डिस्कशन किया है, गुलामी के बारे में। तो ये आप लोग को रीड करना है, इसी से हमें फ्रांस की जो उस टाइम की कंडीशन है उसके बारे में पता चलता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। मीन्स अब जो क्रांति है, रिवॉल्यूशन है, वो स्टार्ट होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो लुईस 16 था उसने टैक्सेस इंक्रीज किए। तो क्या टैक्सेस उसने खुद से इंक्रीज कर दिए या इसका परमानेंट कोई सिस्टम होता है? तो अब हम बात करेंगे, फ्रांस में एक सिस्टम था, ओके, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे कि एक असेंबली ऑफ स्टेट जनरल बुलाते थे। ओके, कौन सी असेंबली? असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। इसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शामिल होते थे। ओके, तो 5 मई 1789 में क्या हुआ कि लुईस 16 ने एक असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल बुलाई। ओके, इसमें क्या प्रपोजल रखा उसने? न्यू टैक्सेस लगाने का, मीन्स नए जो टैक्सेस हैं उनको लगाने का और टैक्सेस को बढ़ाने का। अब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आए। ओके, अब जो थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आए उनमें भी जो एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस मीन्स जो अमीर लोग थे या फिर जो पढ़े लिखे लोग थे वो शामिल हुए। इसमें किसानों को, कलाकारों को या फिर जो औरतें हैं उनको शामिल होने का अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी जो फार्मर्स हैं या छोटे लोग हैं उन्होंने क्या किया, 40,000 लेटर्स के थ्रू अपनी शिकायत और अपनी मांगें साथ में भेज दी, जो थर्ड मेंबर से 600 लोग गए थे उनके साथ। अब हम बात करेंगे कि जो असेंबली ऑफ स्टेट जनरल जो कि लुईस 16 ने बुलाई थी उसमें वोटिंग सिस्टम कैसा था। तो हर एक स्टेट को एक वोट दिया गया था, मीन्स फर्स्ट स्टेट को एक वोट, सेकंड स्टेट को एक वोट और थर्ड स्टेट को एक वोट। अब इसमें होता क्या था कि जैसे इन लोगों ने टैक्स बढ़ाने का जो प्रपोजल रखा उसको फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वोट करते हैं तो 2 वोट्स आउट ऑफ 3, तो वो प्रपोजल जो है इजीली पास हो जाता। तो थर्ड स्टेट ने इसका विरोध कर दिया, उन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, हर एक मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए, मीन्स टोटल 300 प्लस 300 प्लस 600 1200 मेंबर्स हैं तीनों स्टेट के मिला के, तो 1200 वोट्स होना चाहिए, फिर जिस डिसीजन को मेजॉरिटी मिलेगी वो पास हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि रूसो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो फिलोसफर थे रूसो जिनके बारे में हमें पढ़ा है, उन्होंने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके अकॉर्डिंग ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। ओके, तो राजा ने जो उनका ये प्रपोजल है वो डिनाई कर दिया कि एक मेंबर को एक वोट हम नहीं देंगे। तो जो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट है उन्होंने क्या किया, असेंबली से वॉकआउट कर दिया, मीन्स उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया और असेंबली से उठकर चले गए। अब जितने भी थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या बन गए, पूरे फ्रेंच नेशन के एक स्पोक पर्सन बन गए, मीन्स अब उनके अकॉर्डिंग वो फ्रेंच नेशन में लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ओके, तो 20 जून को क्या हुआ कि सारे वर्साइल में टेनिस कोर्ट के का जो हॉल है वहाँ पर सारे इकट्ठे हुए। अब इस उन्होंने अपने आप को, जो थर्ड स्टेट है उनके रिप्रेजेंटेटिव ने अपने आप को नाम क्या दिया, नेशनल असेंबली। ओके, अब इस नेशनल असेंबली को लीड कौन कर रहा था, तो 2 पर्सन थे, एक थे मीराबियू और एक थे एबी सेज। ठीक है, कौन कौन पर्सन नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे, मीराबियू एंड एबी सेज। अब जो मीराबियू थे वो नोबल फैमिली से आते थे, मीन्स जो सेकंड स्टेट में राजशाही लोग थे, ठीक है, उसमें से आते थे। फिर भी ये थर्ड स्टेट लोगों के साथ क्यों आए,
क्योंकि ये जन्म से जो विशेष अधिकार मिलते हैं, ओके, उस पर बिलीव नहीं करते थे। इनका भी ये मानना था कि काबिल लोगों को ही गवर्नमेंट में बिठाया जाए। अब जो सेकंड लीडर थे नेशनल असेंबली के, एबी सेज, वो एक प्रीस्ट थे, मीन्स एक पुजारी थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, मीन्स थर्ड स्टेट क्या है। अब जो नेशनल असेंबली थी, जब बिजी थी वर्साइल्स में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तब बाकी सारा जो फ्रांस था उसमें उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि खेती खराब हुई थी, ठीक है, फसल अच्छी नहीं आई थी, ब्रेड के दाम, खाने के दाम लगातार बढ़ रहे थे। तो जो लोग हैं वो बहुत ही गुस्से में आ गए, और उसी टाइम पर जो राजा है उसने सेना को पेरिस भेज दिया, और 14 जुलाई को फिर जो हमने डिस्कस किया था वो रिवॉल्यूशन हुआ। मीन्स कई सारे लोग, 7,000 लोग पेरिस में इकट्ठे हुए और बेस्टाइल जेल को तोड़ दिया, और वहाँ का जो किला था उसको भी गिरा दिया। अब सारी कंट्री में उथल पुथल मच गई। क्या हुआ कि जितने भी मैनोर थे, मैनोर मीन्स जो राजा की ज़मीनें होती हैं, ठीक है, जो भी राजशाही लोगों की ज़मीनें थी, उन पर लोगों ने आक्रमण कर दिया और सारी फसलें तबाह कर दी। चैटोक्स, चैटो मीन्स क्या होता है, जो राजा के महल वगैरह होते हैं या फिर राजशाही लोगों के महल होते हैं, वहाँ लोगों ने आक्रमण कर दिया और गिरा दिया उनको। तो जितने लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स थे, मीन्स राजशाही लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो दूसरी आस पड़ोस की कंट्रीज में भाग गए। अब इस सब रिवॉल्यूशन से हुआ क्या, जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था, उसको राजा ने एग्री कर लिया। उसने मान लिया कि जो उसकी पावर्स हैं अब वो थोड़ी कम हो जाएंगी, और मेन जो टैक्सेस को लेके डिसीज़न है या फिर अदर पब्लिक को लेके जो डिसीज़न है अब वो कौन लेगा, नेशनल असेंबली लेगी। अब कई सारे टैक्सेस जो थे नेशनल असेंबली ने हटा दिए, और जितनी भी चर्च ने लैंड ऑन्ड की थी, मीन्स जो जितना भी चर्च के पास ज़मीनें थी उसको चर्च से छीन लिया गया, और गवर्नमेंट के पास तकरीबन 2 बिलियन लेवर्स जो है, पहले ही बताया था कि फ्रांस की करेंसी है, तो 2 बिलियन लेवर्स के समथिंग जो संपत्ति थी वो गवर्नमेंट के पास इस तरीके से आ गई। तो अभी हमने पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो कैसे हुआ। अभी भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।